आज हम करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। डिस्कस तो हम कर रहे थे डी ब्लॉक, तो उसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए हम आ जाते हैं आज फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देख लीजिए, नियरली ऑल ट्रांजिशन series exhibit typical metallic प्रॉपर्टीज। तो सारे के सारे सीरीज, जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज है, कितनी है? 4 है, जिनमें से एक इनकम्प्लीट है, लास्ट वाली। तो सारे के सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं जो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि कौन सी टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, लाइक जैसे है टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, लाइक मैलिएबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, गुड कंडक्टर्स हो गए ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका हो गया मेटेलिक लस्टर। लाइक ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सभी मेटल्स, सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के ट्रांजिशन सीरीज के शो करते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनके अलावा बाकी सभी शो करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज को। अब ये क्या करते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं, और एक साथ में एक और है मैंगनीज भी, इनके पास क्या होते हैं? कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, 1 और मोर। सारी नहीं कह सकते, एक या एक से ज्यादा टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनके पास भी है। राइट, लेकिन इसको मैंने एक्सेप्ट क्यों लिखा है? इसको एक्सेप्ट लिखने का एक कारण है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपके ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या? इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इस वजह से कुछ ही मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। करते तो है, लेकिन कुछ ही शो करते हैं। लाइक राइट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेरिएशंस इन metallic properties is linked with the variation in the crystal lattice of the एलिमेंट्स। तो ये जान लीजिए, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ना, वो किससे लिंक्ड है? वो डिपेंड करती है कि आपके मेटल का, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट का क्रिस्टल लैटिस कैसा है। उसके क्रिस्टल लैटिस पे उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। तो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दे आर क्वाइट हार्ड मेटल्स हैं भाई, हार्ड तो होंगे, दे आर क्वाइट हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हार्ड है इसीलिए। फिर उसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी इनके काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? ड्यू टू द involvement of both Ns and N-1d इलेक्ट्रॉन्स। तो देख लीजिए, मेटेलिक बॉन्ड्स जो बनते हैं उसमें सिर्फ Ns नहीं, N-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे
तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ही, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई रहेगा। नाउ और देखिए अब ये ट्रेंड फॉलो कैसे होता है, मतलब सबका सेम तो हो नहीं सकता, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना, वो डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। तो along each transition series melting point tend to increase। तो एक ट्रांजिशन सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है क्योंकि आपको पता होगा अलॉन्ग द सीरीज जाते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स भी बढ़ेंगे, इंट्रैक्शन बढ़ेगी, राइट, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ने की गुंजाइश है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जब एक सीरीज के अलॉन्ग जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इट टेंड टू इंक्रीज विद द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ जो है बॉन्ड मेटलिक बॉन्ड भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सो टेंड टू इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट करेगा, जो ऑलरेडी पेयर्ड है, अनपेयर्ड है वही तो बॉन्ड्स बनाएंगे ना। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट देखिए। इसके बाद आपको पता होगा पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक बार हाफ फिल्ड होने के बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये आपका डी ऑर्बिटल में बना रही हूँ, किस बात के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो 1 अनपेयर हो गया, फिर 2 अनपेयर, फिर 3 अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पहले। तो जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसने कहा है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर देगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन घट गए, फिर और घट गए, फिर और घट गए, फिर और घट गए और फिर बिल्कुल ही खत्म। तो ऐसे पहले तो इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो ये ट्रेंड फॉलो होगा मेल्टिंग पॉइंट का। तो मैंने आपको बता दिया किस चीज पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मिड वे में क्या होता है, जब ऐसे चलते चलते सीरीज में बीच में आ जाता है तब क्या होता है वो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। ऊपर लिख रही हूं मैं पॉइंट। तो देखिए मिडवे के अंदर क्या होता है, इट बिकम्स कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ना कह के हम यू बोल देते हैं कि वो कांस्टेंट किस हिसाब से, इट बिकम मैक्सिमम, क्योंकि मिडवे में बीच में आके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में आके सीरीज के बनते हैं, तो मिडवे इट बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होगा इसमें इन द एलिमेंट्स having d configuration with half filled electrons। ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो having d configuration with half filled electrons मतलब कि ये हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और पेयरिंग होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या कह सकते हैं, देन दे शो डाउनवर्ड ट्रेंड्स। डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम लेवल मिडवे में आ जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, देन दे शो डाउनवर्ड ट्रेंड। नाउ द लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स, कौन से लाइक
मैंगनीज हो गया क्योंकि इसकी 3D5 4S1 कॉन्फ़िगरेशन है। और एक होता है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम मैं पूरा लिख रही हूँ, नया एलिमेंट है इस वजह से आपने नाम कम सुना होगा। टेक्नीशियम, इसका सिंबल होता है TC, राइट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? टेक्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D5 एंड 5S2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इनकी लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है तो ये हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, होना चाहिए था इसका तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई फिर यहाँ पे? अब तक तो हम यही देख रहे थे कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा फिर उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर उतने ज्यादा वो मेटलिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम आ गई? इनमें क्यों बोला इसने कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट है? अब यहाँ कारण देखिए कि हाफ फील्ड का भी पंगा होता है यहाँ पे, कि अगर लोअर मेल्टिंग पॉइंट का क्यों है मैंगनीज और टेक्नीशियम का हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण भी, तो देखिए इज ड्यू टू द रीजन दैट they have stable electronic configuration। अब ये प्रॉब्लम आ गई इनकी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि D5 है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले आ गए। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले इंटरेक्शन करने से करेंगे मना, और जब वो इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे तो मेटलिक बॉन्ड भी कम बनेंगे, मेटलिक बॉन्ड कम बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट तो डाउन जाना ही है। तो ये आ गया आपकी एक और एक्सेप्शनल केस। नाउ व्हाट हैपेंस देन, दिस टेंड्स टू reduce the forces of interactions between the atoms, resulting in the weakening of the metallic bonds। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कम इंटरेक्शन, कम मेटलिक बॉन्ड्स तो लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, फिर से इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ atomization is the enthalpy change involved in breaking of metallic lattice of the crystalline metal into atoms। तो समझते हैं इसको? तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो मेटल्स होते हैं ना वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एटम्स जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में। सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने। फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन पे आ जाता है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन मतलब कितनी एंथैल्पी लगेगी एटम्स बनाने में, एटम्स में कन्वर्ट करने में। जब लैटिस को तोड़ोगे, जब मेटलिक लैटिस जो है, क्रिस्टलाइन मेटल्स जो है, उनको तोड़ के उसको एटम्स में कन्वर्ट करोगे, इंडिविजुअल एटम्स बनाओगे, तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी आप एटम्स बनाने के लिए दोगे लैटिस में से, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज, जो भी एनर्जी में चेंज आता है जब आप मेटलिक लैटिस को क्रिस्टलाइन मेटल के ब्रेक करते हो और एटम्स निकाल लेते हो उसमें से। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अब हम
इन रेलेवेंस टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, दे हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों होता है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग metallic bonds that are present in them। तो आप मानते हो इस चीज को, इनके बीच में मेटलिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। मैंने आपको बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं इनके मेटलिक बॉन्ड। तो ज्यादा स्ट्रांग मेटलिक बॉन्ड्स है तो आपको तोड़ने के लिए भी, उन बॉन्ड्स को तोड़ के एटम्स बनाने के लिए भी तो हाई एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है। आगे डिस्कस करते हैं। along the series it tends to increase। फिर वही बात आ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड बढ़ेंगे तो फिर वो इंक्रीज होगी। टेंड टू इंक्रीज कैसे? विद द इंक्रीज in the number of unpaired electrons। वही मैंने आपको कहा था, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से जो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। नाउ अब मैक्सिमा कहां आता है इसका? मैक्सिमम वैल्यू भी तो कहीं पे आएगी। तो मैक्सिमा आता है, द मैक्सिमा एट, कहां आएगा? मिडल में ही आएगा। एट अबाउट द मिडल ऑफ द सीरीज। ईच सीरीज लिखते, सभी सीरीज में मिडल ऑफ ईच सीरीज, राइट। तो मैक्सिमा आपका आता है मिडल में हर सीरीज के। अब वो इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज वन डी ऑर्बिटल पर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल जो है वो इंक्रीज होता है। तो इस वजह से तो मैक्सिमा आ गया आपका मिडल में, एंड दिस इंडिकेट दैट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल। किसके लिए फेवरेबल है वो? फॉर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस। तो देख लीजिए, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ती जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, उधर इंटरेक्शन बढ़ी, इंटरेक्शन बढ़ी तो वहीं पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। greater the number of valence electron, stronger is the bonding। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। नाउ the trends reveals that the metals present in the 3D अब ये ट्रेंड जो होता है वो क्या रिवेल करता है कि जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना इन 4D और 5D सीरीज में have ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ज्यादा होता है
3D सीरीज के कंपैरेटिवली 4D और 5D सीरीज में जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा होती है। क्यों होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अब क्या कारण हो गया कि 4D में और 5D सीरीज में ज्यादा दिखती है स्ट्रेंथ? कोई ना कोई तो रीजन है, तो लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू द 3D सीरीज। देखते जाइए अब क्यों होती है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, 3D में एफ ऑर्बिटल नहीं होता है। 4D और 5D सीरीज में जो है एफ ऑर्बिटल की एंट्री होने लगती है। जब एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो गई तो वहां पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो और इंटरेक्शंस बढ़ गई, जिस वजह से बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। और फिर मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी स्ट्रांग हो जाती है। नाउ यहां पे क्या होता है, द metallic bond formation are stronger in 4D and 5D series due to the greater involvement of the electrons in the metallic bond formation। तो मैंने आपको बता दिया एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है, फिर उसके बाद ज्यादा इंटरेक्शन होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो इसलिए 4D और 5D सीरीज की 3D के कंपैरेटिवली ज्यादा जो है होती है ये चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड करते हैं, नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। अब हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट फीचर एटॉमिक रेडियाई पढ़ते हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो लेट्स स्टार्ट। अब एटॉमिक रेडियाई की मैं बात करूं तो वो भी एक तरह से एस और पी ब्लॉक के बीच का ही होगा, डी ऑर्बिटल का, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज में वो इंटरमीडिएट हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडिया में भी इंटरमीडिएट हो जाएंगे। तो देखिए, लाई इन बिटवीन कहां, दोज ऑफ S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब वो तो मैंने बता दिया जनरल बात कि ऐसे ऐसे ही इन दोनों ब्लॉक एलिमेंट के इंटरमीडिएट का रेडियस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सीरीज में भी तो कोई ना कोई चेंज होता होगा, तो वो सीरीज का चेंज देखते हैं। इनिशियली decrease from scandium to vanadium and becomes constant and then increase। तो इनिशियली क्या होगा, शुरुआत में डिक्रीज होगा, स्कैंडियम से वैनेडियम पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीज होने लग जाएगा। ये आपका एक सिंपल जनरल ट्रेंड है। नाउ इंक्रीज इन द एंड। अब इंक्रीज क्यों हुआ एंड में? चलो ये बात तो समझ में आती है कि स्कैंडियम से वैनेडियम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा और उसकी वजह से साइज थोड़ा घट गया होगा और बीच में कांस्टेंट हो गया। चलो ठीक है, लेकिन बाद में इंक्रीज क्यों हुआ वो डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो शेल में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में इंक्रीज क्यों हुआ रेडियस वो डिस्कस करते हैं।
तो इंक्रीज इन द एंड, क्यों होता है इंक्रीज इन द एंड? तो पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज ये भी बता दूं कि जो कांस्टेंट है कहां से कहां तक है। स्कैंडियम से वेनेडियम तक तो ये डिक्रीज हो रहा है एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कहां से कहां तक? क्रोमियम टू कॉपर द कांस्टेंट। फिर मैंने आपको कहा था ये इंक्रीज भी होगा। तो इंक्रीज दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो जिंक है, जिंक हैज comparatively high atomic radii, राइट। तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी है इसके बारे में। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट डिक्रीज देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज। तो हम ये एक जनरल ट्रेंड बोल सकते हैं रेडियाई का। तो ये ट्रेंड जनरल रेडियाई के लिए फॉलो होगा। अब डिस्कस करते हैं क्यों डिक्रीज, क्यों कांस्टेंट और क्यों इंक्रीज। तो देखिए, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई देखेंगे। तो डिक्रीज जो है एटॉमिक रेडियाई में वो क्यों है? सो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई जो है बिगिनिंग में है, इन द बिगिनिंग। क्यों है? ड्यू टू द, बताया था मैंने आपको, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज with the increase in atomic number, or we can say number of electrons। तो यही रीजन बताया था मैंने आपको, डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, मतलब कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से। नाउ इंक्रीज देखते हैं अब हम। increase in the end is not much, इतना ज्यादा नहीं है पर है तो सही। increase is not much as we move from the first 3D series to the second 4D series of the elements, there is an increase in atomic radii, but the radii of the 3D, मतलब 3D सीरीज, मतलब कि एक तरह से फर्स्ट सीरीज लिखती हूं मैं। फर्स्ट मतलब 3D सीरीज जो है आर एग्जैक्टली यहाँ पे इंक्रीज जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं है। रीजन अभी हम पढ़ने वाले हैं, आगे रीजन बताऊंगी स्पेसिफिकली। यहाँ पे जब हम मूव करते हैं फर्स्ट 3D सीरीज से, हम मूव करते हैं सेकंड 4D सीरीज में एलिमेंट की, देयर इज एन इंक्रीज इन रेडियस। रेडियस इंक्रीज होता है, मतलब कि एक सीरीज है उसके बाद अगली सीरीज में आ रहे तो रेडियस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बट द रेडियस ऑफ फर्स्ट डी सीरीज जो है, जो रेडियस है फर्स्ट डी सीरीज का, वो एग्जैक्टली तो नहीं, हम कह सकते हैं नियरली, नियरली वो होता है सेम, एक तरह से नियरली सेम होता है
ऑफ सेकंड सीरीज, ठीक है। तो नियरली लगभग सेम ही होता है, जो मतलब ये नहीं कह रही मैं एग्जैक्टली सेम होता है, लगभग बराबर ही होता है, 19-20 का अंतर होता है। यूं मान लो 3D सीरीज जो कि फर्स्ट है और सेकंड सीरीज जो कि 4D सीरीज आपकी आ जाती है। अब आ जाते हैं रीजन पे, कारण जानते हैं इसका क्या कारण है। इसका मैंने आपको कहा था इसका रीजन भी देखेंगे हम। रीजन देखिए, रीजन क्या है, ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द 4F, इसका कारण बता रही हूं। ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ 4F orbitals which must be filled before the 5D। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था कि 4F ऑर्बिटल्स जो है फिल होते हैं जब हम सेकेंड सीरीज में आते हैं। तो यहाँ पे रीजन क्या है, ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द 4F ऑर्बिटल्स जो कि फिल्ड होने चाहिए बिफोर द 5D सीरीज 5D में जाने से पहले 4F ऑर्बिटल भी फिल होने हैं, और उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4F ऑर्बिटल्स का यहाँ पे फिलिंग हो रही है 5D सीरीज से पहले, तो उसका कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ने वाला है। तो क्या फर्क पड़ेगा, 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, राइट। नाउ ये जो फिलिंग है, द फिलिंग ऑफ 4F orbitals before 5D ऑर्बिटल, इसमें क्या करती है, इट रिजल्ट्स इन एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो एज एक्सपेक्टेड, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो उसमें एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियाई में, एंड हेंस हम कह सकते हैं ये जो सॉरी इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, वो भी मैं बताऊंगी क्यों। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पे डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियाई के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर नाम है इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखिए, हालांकि एक्सपेक्ट तो हम ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं बहुत सारे, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो साइज तो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था, जो कि मैंने लिख भी दिया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है फिर, आपने पढ़ा होगा F और D ऑर्बिटल जो होते हैं वो उन ऑर्बिटल्स की होती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये टर्म आपने पढ़ी होगी। मतलब क्या है इस चीज का, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल्स तक पहुंचता है न्यूक्लियस से, वो उसको आगे उतना ही जाने देते, शील्ड नहीं करते। S और P ऑर्बिटल क्या करते हैं, जब न्यूक्लियर चार्ज उन तक पहुंच रहा है तो शील्ड कर लेते हैं, तो उससे आगे वाले ऑर्बिटल्स में जो न्यूक्लियर चार्ज आता है वो थोड़ा कम जाता है। D और F ऑर्बिटल नहीं करते ऐसा, वो शील्ड नहीं करते हैं, चार्ज को जितना है उसको जाने देते हैं आगे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आगे वाले ऑर्बिटल्स जो है अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो एज एक्सपेक्टेड इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन होता है डिक्रीज, क्योंकि F ऑर्बिटल आ गया जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वो न्यूक्लियर चार्ज को नहीं रोकेगा, जाने देगा, जिसकी वजह से साइज घट जाएगा, एंड दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गई आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस के अंदर, क्योंकि हमने